IRFC लिमिटेड रेलवे का एक ऐसा स्टॉक जिसकी पूरी डिपेंडेंसी रेलवे के ऊपर है और वो अभी 50 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स को फंसा के बैठा है। अब यहां पे 53% के आसपास अपने हाई से करेक्शन के बाद में बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इसमें अब क्या देखा जा सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल, फिर बात करेंगे इसके फंडामेंटल यानी फाइनेंशियल्स के ऊपर, और फिर लास्ट में डिस्कशन होगा इसके टेक्निकल्स के ऊपर। तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, लर्निंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है। अगर आप इसे बाय सेल की रिकमेंडेशन लेते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ मैं लर्निंग के लिए बना रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलते हैं फिलहाल IRFC के ऊपर। वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले करेक्शन का डाटा आप देख सकते हैं कि ये लगभग 52-53% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, और अभी जिस भाव पे है ये उसी भाव पे सबसे पहले जब आया था वो जनवरी 2024 था। लगभग कि हम कह सकते हैं 1.25 साल से कोई रिटर्न्स नहीं है और इन्वेस्टर्स परेशान है। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझो, कंपनी पैसा कैसे कमाती है पहले ये समझा जाए। तो आओ, IRFC जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अच्छी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है। मैं सिर्फ काम की चीज बताऊंगा, बिजनेस मॉडल समझ लो, कंपनी पैसे कैसे कमाती है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और सच सच बता दो अगर आपको पता था क्या IRFC क्या काम करती है क्या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना, ईमानदारी से देख लो। फंड रेजिंग करती है, पैसा उठाती है कहां से? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉन्ड के थ्रू पैसा लेती है, और टर्म लोन, कमर्शियल पेपर या एक्सटर्नल बोरोइंग के थ्रू लेती है। इसको कम क्रेडिट पे जो है यानी कम इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप है। फिर ये लीजिंग मॉडल को अप्रोच करती है। लीजिंग मॉडल क्या होता है? मानो ये क्या करती है, इसको मानो फंड मिला 1 लाख करोड़ का, तो 1 लाख करोड़ का इसने इक्विपमेंट्स ले लिए रेलवे के, या रेलवे के एसेट्स ले लिए, उसको फिर ये क्या करती है, इंडियन रेलवेज को लीज कर देती है 30 साल तक के लिए। 15 साल प्राइमरी, 15 साल सेकेंडरी लीज करती है। लीज से क्या होता है, जो रेंट आता है वो इसकी इनकम है, मतलब लीज से अपनी पैसा जो है वो एक कमाती है। आगे समझो, इंडियन रेलवेज को इमीडिएट कैपिटल आउटले नहीं करना पड़ता, लीजिंग से मैनेज हो जाता है। हिंदी में लिखा है ताकि समझ में आ जाए, हिंदी मतलब इंग्लिश यहाँ पे। ओके, लोन और फाइनेंसिंग, भाई लोन और फाइनेंसिंग के थ्रू भी जो है कंपनी पैसा कमाती है और उस पर इंटरेस्ट कमाती है। फीस और इन्वेस्टमेंट इनकम है, वहां से भी ये पैसा कमाती है, फीस भी लेती है और इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसकी थोड़ी बहुत होती है। और रिस्क और क्रेडिट स्ट्रेंथ क्या है? रिस्क और क्रेडिट स्ट्रेंथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, बैकअप है इसके पास में, तो इसका डिफॉल्ट रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। आगे समझिए, एग्जाम्पल है 10,000 करोड़ का बॉन्ड इश्यू किया और पैसे रेस किए 7% इंटरेस्ट पे, तो उस फंड से 10,000 का रोलिंग स्टॉक परचेज करती है, जो कि रेलवे को, यानी कि रेलवे को वो दे देगी कि भाई ये देखो आपको, जैसे उसने मान लो कि कुछ वैगन्स दे दिए, कुछ कोचेस दे दिए, इस टाइप की जो चीजें होंगी वो दे देगी और 30 साल के लिए लीज पर देगी, फिर इंडियन रेलवे से अपना पैसा कमाएगी। क्लियर हुआ? मतलब फाइनेंस का काम करती है, सिंपली बात ये है। AUM का ब्रेकअप समझो, क्योंकि सेगमेंट वाइज देखो तो रेलवे सेगमेंट है पूरा का पूरा, और रेवेन्यू ब्रेकअप वैसे आ नहीं सकता। अब यहां AUM समझ लो, जो 37% का AUM है वो एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, जो कि टू बी लीज्ड है। अगर हम बात कर लें लीज रिसीवेबल रोलिंग एसेट्स पे, तो वहां पे 32% का AUM है। लीज रिसीवेबल प्रोजेक्ट से 29% का, और लोन भी देती है, इरकॉन और RVNL को लोन दे रखा है, वहां पे 1.1% का इनका AUM है। सेक्टर एनालिसिस देखो, रेलवे की ग्रोथ तो है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए है कि रेलवे के लिए जितना बजट पास होगा ना उतना इसके लिए अच्छा होगा, और बजट पास नहीं हुआ मतलब मानो कि रेलवे के कोचेज नहीं बन रहे, रेलवे की नई लाइन ही नहीं बिछ रही, या रेलवे में कुछ आ ही नहीं रहा बजट, तो इसको कहां से कुछ बेनिफिट होगा? ये लीज पे देगी क्या? अगर कुछ होगा ही नहीं तो लीज पे देगी क्या? सिंपल सी बात है। आगे समझो, टॉप क्लाइंट इंडियन रेलवे और कोई हो ही नहीं। हालांकि ये एक जगह और जाना चाह रही है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऑर्डर बुक इसके पास हो नहीं सकता, कैपेक्स का कोई आउटलुक हो नहीं सकता। हालांकि एक मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अपना थोड़ा बहुत जो है वो फाइनेंस का काम करेंगे। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ क्या है? देखो, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ कुछ होगी नहीं क्योंकि सर्विसेज है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैकअप है, दैट इज प्रोडक्ट स्ट्रेंथ। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वैल्यूएशन मैट्रिक मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। पीयर कंपैरिजन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि दूसरे पीयर्स है बट रेलवे के अंदर वो नहीं है। हमें तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए वो इंक्लूड करना पड़ता है रिपोर्ट में, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। रीसेंट न्यूज और फॉल जो है वो भी मैं आपको चार्ट पे कवर करवाऊंगा। मैनेजमेंट की गाइडेंस देख लो, IRFC स्केल कर रही है बियॉन्ड रेलवे फाइनेंसिंग। अभी तो इसका काम रेलवे फाइनेंसिंग के ऊपर है, सारा डिपेंडेंसी इंडियन रेलवे के ऊपर है कि उसकी ग्रोथ होगी, तो इसकी होगी। अब ये जाना चाह रही है रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के पास, तो यानी कि एक नया विजन ये लेके आना चाह रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो शेयर प्राइस में मोमेंटम मिल सकता है, उस वक्त इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और यहां पर इनका विजन है IRFC 2.0, जिसके थ्रू भी अपना आपको एक्सपेंड करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका स्वॉट एनालिसिस, वीकनेस जो है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, वो आप आगे भी देखोगे। हाईली डिपेंडेंट है रेलवे सेक्टर के ऊपर, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं। सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट एंड मैक्रो रिस्क। इंटरेस्ट रेट के ऊपर सेंसिटिव क्यों है? देखो, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगी इसके बिजनेस पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे वो आप कमेंट में बताओ, बहुत लोग समझ गए। आगे देखो, टेक्निकली तो बेयरिश है, जो मैंने दिखाया भी है आपको टेक्निकल चार्ट पे। हाई लीवरेज नॉर्म्स है, इंटरेस्ट रेट हाई कैन प्रेशर स्प्रेड्स। ओके, तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना
बढ़ना घटना इसके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। पीएसयू पॉलिसी शिफ्ट होती रहती है जो कि इसके लिए एक थोड़ा सा थ्रेट का काम कर सकती है। अब चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, बिना टाइम गवाए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमें एनालिसिस को समझना है। यहां पे देखो मार्केट कैप हो गया 1,60,000 करोड़ का, जबकि ईयरली सेल पता है कितनी है, ईयरली रेवेन्यू 25 से 30,000 करोड़ की। तो मार्केट कैप टू सेल्स 5 के आसपास का है, 5 से ज्यादा है। ओके, तो 5 से ज्यादा का मार्केट कैप टू सेल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.8, पी रेशियो 23 का है। जस्टिफाइड है कि आप बता दो, अगर यही 10-15 का होता जस्टिफाइड होता, लेकिन नहीं है। ओके, यहां पे आओ, डेट टू इक्विटी कितना है 8.9, ये चलेगा, इसमें क्यों इश्यू नहीं है, क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी है तो चलता है, ठीक है। अब आइए यहां पर इसको देखिए, हम एनालिस्ट की रेटिंग देखते हैं। तो सारे एनालिस्ट की रेटिंग मैंने आपको दिखा दी है, ये मेरी नहीं है, बाकी एनालिस्ट की है। यहाँ ये रिजल्ट समझिए, अभी रिसेंट के रिजल्ट कैसे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 6,918 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 6,766 से ज्यादा थी। 100% मार्जिन है जो 99 हो गए, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते, इंटरेस्ट ही एक्सपेंस है। तो यहाँ पे ओपीएम पे फर्क नहीं पड़ता, सीधा यहाँ फर्क पड़ता है। तो हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 1577 करोड़ था, वो बढ़कर 1746 करोड़ हुआ है। अगर इसका वैल्यूएशन अच्छा होता, मानो अभी पी रेशियो कम होता, तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती कि जी ललचाए रहा ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। बिकॉज ऑलरेडी आप हाई पी पे ट्रेड कर रहे हो, तो जी ललचाएगा ही नहीं और रहना तो पड़ेगा ही फिर शांति से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, बट एक्चुअली ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं है। पी रेशियो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है आपका। इनका अगर अभी लिस्टिंग से अभी तक का एवरेज पी देखा जाए, लिस्टिंग से एवरेज पी रेशियो देखूं तो वो पी रेशियो 10 का है, 10 का पी रेशियो है, और अभी ये चल रहे हैं 24-25 पे, तो आप ऑलरेडी डबल से ज्यादा चल रहे हो। तो इतनी सी ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, कुछ नया चाहिए, तब जाके मार्केट को पसंद आएगा। ईयरली डाटा देखो, दिस इज द ईयरली डाटा, ये देख लीजिए ईयरली डाटा क्या बोल रहे हैं। 2024 के अंदर ये रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद कुछ खास ग्रोथ नहीं है, और यहां पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। सो अच्छी बात ये है कि इसके प्रॉफिट्स टूट नहीं रहे, लेकिन बुरी बात यह है कि ग्रोथ नहीं है, और मार्केट ग्रोथ का पैसा देता है। ग्रोथ नहीं है तो सीधी बात है, वो मार्केट अकॉर्डिंगली पनिश करता ही करता है। अगर यही पी रेशियो कम हो जाए ना, तो भी मार्केट इसको थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर दे तो लाइक कर दे और उसको कुछ हाइक कर दे। यहां पे आओ, ये ईयरली डाटा देखो, इसका ये रिवेन्यू है, ध्यान से देखो, दिस इज द रिवेन्यू। 2024 में जो रिवेन्यू आई थी लगभग उतनी ही रिवेन्यू अभी फिलहाल चल रही है। 2024 मतलब 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, अब ये बात 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी है, ऐसा समझो। अगर हम इसी को नेट प्रॉफिट के थ्रू समझे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो, दिस इज द नेट प्रॉफिट। तो 2024 का जो नेट प्रॉफिट था उसको भी छोड़ दो, आप 23 का भी नेट प्रॉफिट देख लो, ग्रोथ कोई बड़ी नहीं है। सो इफ देयर इज नो बिग ग्रोथ एंड ऑलरेडी यू आर ट्रेडिंग एट अ हाई वैल्यूएशन, तो मार्केट देखो आपको पसंद नहीं करेगा, प्लस आपके टेक्निकल्स वीक है, तब तो और ही काम खराब है। तो अभी तक कोई ऐसा अट्रैक्टिव चीज निकल के नहीं है जो कि कंपनी की ग्रोथ दिखाए। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन इज द ओनली इशू, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं शेयर होल्डिंग पे, इसको देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है। एफआईआईज ने यहां पर क्या किया है, हल्का सा ना चुपचाप कुछ बेच दिया, डीआईज ने चुपचाप कुछ ले लिया, पब्लिक ने चुपचाप कुछ बेचा है और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन लुक एट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, 56 लाख से अभी 54 लाख हो गए, 2 लाख लोग छोड़ के गए हैं। इसका ट्रेंड को समझिए जरा, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर का ट्रेंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आओ जरा इसको देखते हैं, यहां देखना, इसको समझो। यहां पे हम लोग आए, यस, ये देखो यहां पर ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर पे चलते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर जून 2024 में 51 लाख हो गए थे, उसके बाद में यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर का आप देखो फिगर कैसा है। अब जो टॉप लगना था वो उससे पहले लग चुका है, यानी जो होप थी कि गवर्नमेंट रिपीट होगी, उसके बाद में रेलवे में ये होगा वो होगा, बट लोग भूल जाते हैं कि ऑलरेडी आप 10 गुना हो चुके हो। और हम जैसे कुछ लोग उस टाइम रिपीट कर रहे थे कि जो चल चुके हैं उनसे दूर रहो, या फिर ट्रेंड राइड करो तो एसएल के साथ करो। तो हमें कहा जाता है कि तुम वेट कर रहे हो कि नीचे गिरे तो तुम ले लो। अरे भाई मुझे लेना होगा, मैं बहुत ऑप्शन है मेरे पास, वो छोड़ो, आप मिल जाएंगे मुझे तो बहुत ऑप्शन, लेकिन उस वक्त भी आपको वार्निंग दी थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब समझ लो नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज्यादा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर टूटे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 लाख से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर टूटे हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो कमाया एक्चुअल में इन लोगों ने है अच्छा पैसा। ये जो है पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ फंसे हुए हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये सिर्फ हवेबाजी में आए हैं। लेकिन अब इस हवेबाजी का किया क्या जाए, हमें उस पर बात करनी है। टेक्निकल पे चलो, यहां समझो इसको, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। हम कोई भगवान नहीं है, आप कोई भगवान नहीं है, सबसे गलती होती है, भगवान से भी गलती होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल हमें सीखना है। आइए सबसे पहले डेली चार्ट है। सो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जनवरी के भाव हैं, जनवरी 2024 के भाव जो हैं वहाँ पर अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है, और अभी हमारे पास लगभग 1.5-2 साल हो गया, कोई रिटर्न नहीं है अगर हम इतने टाइम को एनालाइज करके देखें। ये जो एक गैप था, दिस इज द गैप, इस गैप की फीलिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी थी। तो एक ट्रेंड जो है इस कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर
एनालाइज करिए। आप मुझसे अगर एज ए एनालिस्ट पूछते यहाँ पर कि भाई ये ट्रेंड बदल रहा है क्या, तो मेरा आंसर होता यस बदल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में जैसे ही वापस इसके नीचे आता मेरा आंसर होता अगेन बदल रहा है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल बदल रहा था, लेकिन प्रॉपर बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होने की वजह से इश्यू हुआ। अभी की डेट में आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मंथली चार्ट, ये देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको देख लीजिए। दिस इज द मंथली चार्ट। करेक्शन 52-53% ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर आ जाइए, सिंपल चार्ट को देखिए, ये रेड कैंडल्स बनती जा रही है, किसी भी रेड कैंडल के ऊपर आपकी ग्रीन क्लोज नहीं है, दैट इज बिग इशू। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके हाई के अंदर आप नीचे ट्रैप हो रखे हो, आए नहीं हो। ये सिर्फ ग्रीन कैंडल्स थी, कोई भी रेड कैंडल के हाई को काट के आप मंथली क्लोज नहीं कर पाए हो। सो यहां पर भी नहीं, यहां भी नहीं। तो यानी इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोज होना विल बी अ पॉजिटिव साइन। हम एक ऐसा कह सकते हैं कि एक साइन होगा कि बेयर्स की ग्रिप हटी है। राइट नाउ तो बेयर्स की ग्रिप फिलहाल हटती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसा लगता है वो पोज लिया था, लेकिन अभी भी साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है ओवरऑल अगर मंथली चार्ट पे देखा जाए। आइए वीकली चार्ट देखिए, लुक एट दिस इज द वीकली डाटा। अब इसको भी आप एक बार समझिए, नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता तो हम देखते, फिर नीचे आ रहा है, फिर कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर निकला भी, लेकिन वापस से ट्रेंड वीक हुआ। तो ट्रेंड वीक होते ही स्मार्ट लोग जो भी थे, जिन्होंने भी छोटी मोटी एंट्री करी होगी, वो निकले होंगे। हालांकि कंसोलिडेशन बहुत छोटा था, बट स्टिल बैड कंसोलिडेशन नहीं था, अच्छा कंसोलिडेशन था। तो ऐसा कई बार रिवर्स भी होता है, वहां पे वापस एक खत्म हुआ था ट्रेंड। अगर किसी ने नहीं मानी तो देखिए फिर उसका क्या हुआ। अब जरा इसको समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हफ्तों से लगातार नया लो बना रहा है। 9 हफ्तों से, ये तो 9 हफ्ते लगातार नया लो बना है। अब ये समझो, कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है जब कोई वीकली चार्ट पे भी पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज हो। अभी इसने एक कोशिश करी है। सो इस वीक तो आज फ्राइडे है, मुश्किल लगता है, नेक्स्ट वीक देखने वाली बात होगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है, ये टूटने के बाद में और शायद पेन मिल सकता है, बट स्टिल ट्रेंड अगर देखा जाए साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। कोई भी तरीके से बुल्स की यहां पे अभी ग्रिप बनती हुई नजर नहीं आ रही, हमने ये एनालाइज किया। तो वो ग्रिप कब नजर आ सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं, हैव अ लुक। यहां आइए, दिस इज द डेली चार्ट। अब इसको देखिए, दिस इज लाइक अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इसके तो नीचे ही है, तो अभी तो फिलहाल इसको तो भूल ही जाओ। आओ अब यहां पे चलते हैं, लुक एट दिस। ये वाला जो एक जोन है ना, ये जो जोन मैंने यहां पे लगाया है, ये वाला, इस जोन में अगर आएगा ना वापस इसके ऊपर, ये वाला जोन, तो इसमें हम मान सकते हैं कि बुल्स वापस से अपनी ग्रिप लेने को आ रहे हैं। तब तक ये बेयर्स की ग्रिप में है। तो जो भी लोग ओवर एक्साइटेड है ना अभी कि IRFC नीचे है नीचे है नीचे है, और वो किसी टाइप से कोई जल्दीबाजी करने के मूड में, देखो मैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं हूं, आपकी इच्छा है जो आपको करना है, बट मैं ये नहीं चाहता कि हमारे व्यूवर्स को कोई भी तरीके से एजुकेशन के अभाव में, इंफॉर्मेशन के अभाव में कुछ भी गलत उनके साथ हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, अभी तक साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड ही है। ओके, साइडवेज टू बेरिश। अब वो साइडवेज टू बुलिश होगा तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ही पता चलता है, पहले नहीं चलता है। और उसके बाद भी यहां आपको ध्यान रखना होगा, नीचे एकदम किसी को बॉटम पे कोई भी स्टॉक का मिलना, देखो मेरे हिसाब से तो बहुत कम पॉसिबल है। बाकी किसी को अगर यही लगता है कि नहीं बॉटम ही है, अपनी अपने डिसीजन है। बट मुझे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा, मैं उसको रिव्यू करना चाहूंगा इसके ऊपर। ये जो जोन है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 140 के आसपास का जोन, इसके ऊपर मैं इसको रिव्यू करना चाहूंगा। फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ही खराब है, या फिर नीचे कोई इंडिकेशन आए। राइट नाउ अभी तो कोई इंडिकेशन है नहीं। वीकली चार्ट पे चलते हैं, यहां पे वापस देखो इसको, ये जो वीकली चार्ट है आप इसको नोट करते जाइए। ये जोन अब देख लीजिए, पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट ही बना है। नीचे आने के बाद फिर से अटेम्प्ट हुए थे, फेल हुआ, फिर से अटेम्प्ट हुए, फेल हुआ। तो इस जोन के ऊपर आएगा तो रिव्यू करेंगे, तब तक फिलहाल कुछ भी नहीं है। मंथली चार्ट एक बार फिर से लेते हैं, एक और देखो इसको मंथली चार्ट पे। ये आप देखो मंथली चार्ट पे भी ये दिख रहा है, इस जोन के ऊपर जाने पे ही हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो शिफ्टिंग मोड पे है, क्योंकि हम इसको ऐसा मानेंगे, ये एक बुल्स का अटैक था, बेयर्स ने वापस किया, बुल्स इसके ऊपर ही इसको नलीफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझो। वेव्स को समझो कि वेव्स कैसे आ रही थी और वेव्स कैसे शिफ्ट होना चाह रही है, तब देखेंगे। ये एक संभावना है, इसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। अगर ये संभावना नहीं होती और ऐसे जाता है तो जाने दिया जाए, सीधी बात है। तब तक हम कोई फ्रेश रिव्यू नहीं कर सकते, फ्रेश व्यू नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर उन लोगों का क्या जो लोग यहां से पहले से आप कह लो कि प्रॉब्लम है। हम 4 केस लेते हैं इस टाइप के चार्ट के, मेरा इस पे कोई व्यू नहीं है, मैं इस टाइप के चार्ट का बता रहा हूं। पहला केस ये कि इस टाइप के चार्ट जो होते हैं, क्या यहां पे कोई स्विंग प्लेयर आते हैं? आंसर इज नो, वेट फॉर द सेटअप, वेट फॉर सेटअप। ऐसे टाइप के चार्ट्स पे स्विंग प्लेयर कहते हैं कि हम सेटअप का वेट करेंगे। हम बात करते हैं कि कोई फ्रेश इन्वेस्टिंग टाइप के लोग आते हैं क्या, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल देख के सोचते हैं कि चलो ट्रेंड हो रहा है कुछ, तो ट्रेंड वाले जो होंगे उनका आंसर भी क्या होगा?
नो वेट फॉर सेटअप, उनका भी आंसर होगा। थर्ड, ये वो लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि हम तो ऑलरेडी इन हैं, जो कि ऑलरेडी इन होते हैं, ऑलरेडी पहले से कई कई ऐसे लोग होते हैं जो इस टाइप के चार्ट्स में फंसे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब ट्रेंड वापस शिफ्ट होगा तो हम अपना ठीक ठाक का एवरेज करके और फिर एक बढ़िया सा पोजीशन बनाएंगे। लेकिन क्या फिलहाल कोई ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी वेट कर रहे हैं। तो यहां पे फिर कौन बचा? बचे सिर्फ बेयर्स। ओके, कौन बचा? बेयर्स। यानी बुल्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ये बुल्स थे, बुल्स का सपोर्ट है क्या? नहीं है। तो कौन बचा? बेयर्स। और इनके हाथ में अभी तक ग्रिप है। सो दैट्स व्हाई ट्रेंड इज साइडवेज टू बेरिश। यानी सिंपल से मिलाकर, कुल मिलाकर बात क्या आई कि इस जोन के ऊपर जो 140-45 का ये जोन है, आप 140 के आसपास का जोन कह लो, उसके ऊपर बुल्स को रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल कोई व्यू निकल के नहीं आता है इस टाइप के चार्ट में, बिकॉज ट्रेंड इज स्टिल डाउन ट्रेंड और साइडवेज टू बेरिश। तो दैट्स व्हाई रिव्यू पॉइंट हम लगा के बैठ सकते हैं। बाकी डिसीजन मेकिंग पॉइंट जो है ये ऐसे चार्ट पे बनता नहीं है। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिसको जो करना है वो करो। हम 100% गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम एक में गलत हो जाएंगे, हमें दूसरे में कवर करना आता है। हो सकता है आपके लिए ये कोई अमृत योजना हो और हमारी वजह से कुछ मिस हो जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हमारी सुनिए, सीखिए, बस मैं इतना कहूंगा। आप सीखेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें है ना, आप रिव्यू पॉइंट लगा के बैठ जाइए कि इसके ऊपर आएगा और देखेंगे। लेकिन जो लोग ओवर एक्साइटेड है कि रेलवे स्टॉक फिलहाल की डेट में कुछ कर सकते हैं या कुछ हो रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा, करने को कर सकते हैं, बट हमें एक सिस्टम फॉलो करना है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो जो रिव्यू पॉइंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपकी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मेरे विचार मैंने शेयर करे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, कोई अगर मुझे ये भी कह दे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एनालिस्ट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आरवीएनएल 6 गुना हो जाएगा। तो आरवीएनएल के ऊपर भी मैंने आपसे वीडियो दिया है और रिव्यू पॉइंट बताया। अब कोई मानो कहे कि ये स्टॉक आईआरएफसी है, ये 10 गुना हो जाएगा, कोई ऐसा कहे, सपोज करो कि यहां से 10 गुना होगा। मेरा सिंपल सा एक ही बात है, इसको काट के ही होगा ना, इसको काट के ही होगा। ऐसा तो नहीं यहां है अगले दिन सीधा 10 गुना ऊपर खुलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं सीखो चीजों को। एकदम अगर मैंने 10% ऊपर भी ले लिया, क्या हो जाएगा उसमें? अगर 10 गुना की जर्नी है, ट्रेंड राइड ही करना है, तो कौन सा क्या हो जाएगा अगर 10% ऊपर भी आ गया? तो समझ में आया ना। सो दैट्स व्हाई सिस्टम को फॉलो करो। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो आपको करना है वो आप देखिए, अपने एडवाइस से बात करिए। बाकी ये वीडियो की लर्निंग मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे लिए इस नंबर पर संपर्क करिए। वेव एनालिसिस की डिटेल के लिए आप हमारी टीम को लिख सकते हैं, प्लीज सेंड वेव एनालिसिस डिटेल। हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ जो राजस्थान में हमारी सिचुएशन है फिलहाल की डेट में, यहाँ पे हमारे घर के बाहर पानी है, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टिल हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज जो कि एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, देखना चाहें कि किस तरह से हम अपनी एनालिसिस करते हैं विद कैपिटल प्रोटेक्शन, देखना चाहें तो जरूर उसको ज्वाइन करिए। उसके लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क करिए, या फिर हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं shubhtechnical.com पे, और व्हाट्सअप करने के लिए आपके पास नंबर है ही। और सोशल मीडिया के लिंक्स अगर आपको नहीं मिलते, फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी नहीं मिलते, इस नंबर पे संपर्क करिए। प्लीज सेंड योर डिटेल्स, हमारी टीम आपको सारी डिटेल भेज देगी। आपको सर्विस की डिटेल चाहिए, आपको वेब एनालिसिस की चाहिए, आपको सोशल मीडिया की चाहिए, सारी डिटेल आप ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।